नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ हैं आज भाऊ और भाऊ से बात करेंगे हम आजकल के कतिपय विषयों पर। और सबसे पहले है भाऊ से ये पूछना है मुझको कि भाऊ, ये कल जो एक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप, तो ये क्या हुआ? पवार साहब चले गए एक नाथ शिंदे के पास में और संजय राउत नाराज हो गए। और संजय राउत तो आजकल बहुत पावरफुल है, वो तो उद्धव ठाकरे को भी चुप करा देते हैं। तो ये क्या एनसीपी जो है वो भी विलय होने जा रही है? ये सुनेत्रा नहीं नहीं, पवार ऐसा वाली कुछ एनसीपी नहीं। के साथ, अजीत पवार एनसीपी के साथ में विलय होने जा रही है, या एक नाथ शिंदे के साथ, या फिर वो सिर्फ मानसून सेशन में सपोर्ट करेंगे? देखो, एक बात है, मैं मानता हूँ कि जो कुछ मानसून सेशन में 3 बिल वगैरह कुछ आने वाले हैं, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी वगैरह ये अभी चिंता नहीं है। वो सब सेट हो गया है। और बाकी बात छोड़ो, मैं तो मानता हूँ कि अखिलेश भी ओपनली सपोर्ट करेगा। एक सपोर्ट बात नहीं है, करेगा तो एब्सटेन तो करेगा ही। देख वो तो उसके पिताजी ने भी किया था, आपको याद होगा, एफडीआई जब था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें हाँ हाँ जोर हाँ। शोर से लोकसभा में उसके खिलाफ बोले थे मुलायम सिंह, और लास्ट में उन्होंने सभा त्याग कर दिया था। फिर पार लोकसभा राज्यसभा में वही हो गया था। लोकसभा में मायावती और मुलायम दोनों ने अपोजिशन में भाषण किया था, लेकिन मायावती ने लोकसभा में सपोर्ट किया, मुलायम ने सभा त्याग कर दिया। फिर राज्यसभा में दोनों ने खिलाफ बोला, लेकिन मुलायम ने भी राज्यसभा में एफडीआई का सपोर्ट किया था। तो ये झुकने वाले हैं, झुकाने वाला चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं है। और 200 क्या बोलते हैं उसको, 2/3 बहुमत वगैरह का कोई जरूरत नहीं है, वो उन्होंने सेट किया है। अगर वो लाने वाले हैं तो वो पास करने की तैयारी से ही लाने वाले हैं। तो इसके लिए ये भी तोड़ने की, देखो एक बात आप समझ लो, तोड़ने की जरूरत होती है तब तोड़ा जाता है। हाँ, लेकिन आप कहीं नौटंकी देखने जाते हो, हमारे यहाँ तमाशा होता है, तो तमाशा में जाने वाला जो होता है, वो तमाशे वाली कितनी भी पसंद है तो उसको घर में नहीं लाता। ये भी समझ, वो अलग रिश्ता रहता है, ये अलग रिश्ता रहता है। तो इसलिए अभी और किसी को नहीं तोड़ा जाएगा। जिनको तोड़ना है, हर कोई हाथ जोड़कर बैठा है, भैया तोड़ा मत, तोड़ो तोड़ो मत, हम सपोर्ट करेंगे ना, गालियां देंगे, लेकिन हाथ ऊपर उठाकर बिल पास कर देंगे, तोड़ो मत। हम्म, हम्म, एक तरीके से मैं उसको एक्सटॉर्शन बोलता हूँ। एक्सटॉर्शन में मर्डर नहीं होती, हाँ। किसी को उठाया जाता है, धमकाया जाता है। तो ये ऑपरेशन लोटस बनते, वो लोटस नहीं है, वो ड्रैगन फ्रूट, ऑपरेशन ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन जैसा डराओ और मीठा मीठा फल खाओ। नहीं तो लेकिन संजय राउत क्यों नाराज है फिर? नहीं नहीं, संजय राउत कब खुश था वो जरा बताओ मुझे। संजय राउत को तो शरद पवार का ही आदमी बताया जाता है, शरद पवार मैन इन शिवसेना। अरे, शरद पवार खुद के आदमी नहीं है तो शरद पवार के आदमी कहां से आ गए? शरद पवार खुद के आदमी नहीं है। शरद अब पवार तो एक बात चाणक्य है ना साहब। मैंने आर उसमें पार की। मराठी में वीडियो डाला है, तो एक बात समझो कि मंगलवार को इतना पूरा तमाशा हो गया था महाराष्ट्र में, मराठी पूरा मीडिया, ये क्या मुख्यमंत्री की भाषा होती है, देख लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वगैरह वगैरह, वो मिसिंग लिंक टूट गई है पुणे के, मुंबई डूब गई है, ये हुआ है, वो हुआ है, सब चिल्ला रहे थे, राज ठाकरे से लेकर अंजनी दमानिया तक। और बुधवार को अचानक गड़बड़ हो गई सब। शरद पवार शाल लेने के लिए एकनाथ के पास पहुंच गए। अब एकनाथ उसमें विधानसभा में, एकनाथ शिंदे के केबिन में एकनाथ शिंदे खुद नहीं थे, तो शरद पवार को वहां जाने की क्या जरूरत थी? कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, कैबिनेट से उठकर एकनाथ शिंदे दौड़ते दौड़ते आ गए कि शरद पवार उनके ऑफिस में आ रहे।
यानी पहले शरद पवार पहुंच गए, बाद में एकनाथ शिंदे आ गए, उन्होंने शाल पहनाई, बुके दे दिया, पुष्पगुच्छ। हाँ, अब उसके बाद ये चर्चा इतनी शुरू हो गई कि लोग भूल गए कि वो मिसिंग लिस्ट गिर गई है, क्या हो गया उसका। ये मुंबई डूब गई, मुंबई हाई की नहीं, किसी को पता नहीं। सब के सब शरद पवार एकनाथ, शरद पवार एकनाथ। 5 मिनट के लिए कैमरा के लिए एकनाथ शिंदे उधर आ गए, शरद पवार आ गए, शाल डाली, निकल गए, काम खत्म। यही तो चालाकी होती है। ये जो देवेंद्र फडणवीस की उधारी थी शरद पवार पर, उसका परतावा दे दिया उन्होंने, उसका भुगतान कर दिया ना। 10 एमएलए होने के बावजूद शरद पवार राज्यसभा कैसे पहुंचे थे, मुझे बताओ जरा। शिवसेना उबाठा के 20 एमएलए थे, कांग्रेस के 16 थे और शरद पवार के 10 थे। फिर भी शरद पवार को राज्यसभा जाना था। यानी अलायंस में सबसे छोटा पार्टनर कौन है? शरद पवार। उसके 2 गुना उद्धव ठाकरे के है। इसके लिए आदित्य ठाकरे बहुत गुस्से में था कि राउंड हमारा है, हमारी संख्या ज्यादा है, ये है वो है। किसने पूछा उसको? नहीं पूछा, क्योंकि उस वक्त जो 7 सीटों का चुनाव था उसमें देवेंद्र फडणवीस ने पहले डिक्लेयर कर दिया कि हम महायुति की तरफ से हमारे 6 लोग आराम से चुन कर आएंगे। अभी बाकी एक बची है, वो तो महाविकास आघाड़ी की है, लेकिन वो कैसे लड़ेंगे वो उनको तय करना है। अगर वो सही तय नहीं कर पाएंगे तो हम 7वां कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हाँ, लेकिन एक है, उसको एक है कि अगर शरद पवार जैसा सबसे सीनियर वो खड़ा करते तो हम 7वां कैंडिडेट पक्का खड़ा नहीं करेंगे। इसका मतलब ये था कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से शरद पवार की उम्मीदवारी तय किसने की? देवेंद्र ने की। ये भी बात ये सही शरद पवार को उधारी थी ना। है। शरद पवार को राज्यसभा में भेजने की उधारी थी, तो वो उसका भुगतान हो गया कल शाल डालकर कि भाई अब सब मेरे पीछे पड़े तो मुझे जरा रिलीफ चाहिए, तो एक काम करो, जाते जाते जरा एकनाथ के केबिन में जाओ, एकनाथ को मैं भेजता हूँ, वो शाल देगा और चर्चा पूरी की पूरी उस तरफ मुड़ जाएगी। समझे आप? इसी को राजनीति बोलते हैं। ये जो एक चीज और भी हमने देखी थी कि उद्धव ठाकरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, साथ में संजय राउत बैठे थे, और उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रह गए और संजय राउत खड़े हो गए और बोले कि बस हो गया, चलो। तो अब उबाठा जो है आपकी, ये शिवसेना उबाठा, इसका अध्यक्ष कौन है? संजय राउत हैं या कि उद्धव ठाकरे? नहीं, उसमें ऊ तो उद्धव है। बाठा यानी मराठी में जिसको आम की गुठली बोलते हैं ना, उसको मराठी में बाठा बोलते हैं। अच्छा, तो बाठा संजय राउत है और ऊ में उद्धव है, ऐसा है। वो उसमें कोई पार्टी है क्या है उनको पता नहीं होता, अपने लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। आप 4 दिन पहले मीटिंग लेते हो और मीटिंग में बैठे हुए लोग उठकर 6 निकल जाते हैं, आपको पता तक नहीं। वो उनके चुनाव क्षेत्र में जाकर ये मीटिंगें लेते हैं। मीटिंग लेकर क्या करते? ये करूंगा वो करूंगा बातें बताते। 6 के 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्होंने मीटिंग के, उनके साथ सचिन अहिर था और वो दौरा करके लौटे, दूसरे दिन सचिन अहिर ही उधर चला गया। अब बोलो, तो ये समझना जरूरी है ना, इनके पास कुछ है नहीं। अभी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो है ना, वो सिर्फ मराठी मीडिया में है। महाविकास आघाड़ी में कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ मराठी जर्नलिस्ट है, वो भी चला रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। देखो, एक कोई अलायंस बनती है या फ्रंट बनती है, उसमें पॉलिटिकल पार्टियां चाहिए। हमारे यहाँ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के एक अलायंस है, उसको महाविकास आघाड़ी बोलते।
तो इनका रोना धोना शुरू है। वो एक दिन का राम रक्षा आंदोलन उद्धव ठाकरे ने किया, निकल गए, निकल गए वो। अब आगे क्या भाई? अब उसमें भी इनको चर्चा करनी पड़ रही है कि इतना घर से नजदीक है, आधा किलोमीटर तो अंतर है, डिस्टेंस, फिर भी वहां राज ठाकरे नहीं पहुंचे। जहां राम रक्षा आंदोलन हुआ वहां राज ठाकरे पहुंचे नहीं, क्योंकि उनको एक इंपॉर्टेंट काम था, आमिर खान की तीसरी शादी। राम हाँ रक्षा वहाँ के पर। बजाय राज ठाकरे गए, कहा आमिर खान की तीसरी शादी। मैं साला दिमाग चलाता रहा, ये कैसे इंपॉर्टेंट काम बन गया। तब मुझे समझ में आया कि भले उद्धव राम भक्त हुआ होगा, लेकिन राज ठाकरे तो दशरथ भक्त है। दशरथ की 3 शादियां हुई थी और राम तो एक पत्नी व्रती था। तो इसलिए राम के पिता के भक्त होकर राज ठाकरे वहां पहुंच गए। अब आपको मालूम है कि दशरथ की तीनों पत्नियों में आपस में कोई झगड़ा नहीं था। तो आमिर खान की तीसरी शादी में उसकी पहली 2 पत्नियां वो बच्चे तक हाजिर थे। तो इसलिए उसको दशरथ मानकर शायद राज ठाकरे वहां पहुंचे थे। अगर उद्धव राम भक्ति करता है तो मैं दशरथ भक्ति करता हूं। इन लोगों ने, मीडिया ने मजाक बना रखा है पॉलिटिक्स को, मजाक बना रखा है। अरे अंदर की बात आपको पता होती तो आप अमित शाह की जगह बैठे होते और अमित शाह बूम लेकर, कैमरा लेकर घूमते रहते। वो जो गेम खेलते हैं वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, ना देख सकते हो। उस ढंग से वो पॉलिटिक्स खेलते हैं। अमित शाह तो अब तीनों जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल है वो पास करा ही लेंगे, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल करा लेंगे। देखो, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो प्लानिंग होता है ना, तो एक समय एक कदम उठाना है, दोनों कदम उठाओ। एक एक मैंने कहीं किस्सा, बढ़िया किस्सा, चुटकुला सुना था। एक जी। बोलने वाला तोता होता है। हाँ। वो बोलने वाला तोता होता है, तो उसको बोल रहे क्या बोलता है, तो बोला इसका दाया पैर पकड़ो, तो ये बोलता है गुड मॉर्निंग। बाया पैर पकड़ो, तो ये बोलता है गुड इवनिंग। बोले उसके पंख को हाथ लगाओ, तो बोलेगा हाउ आर यू। तो ऐसे बोलते रहे। तो एक एक सवाल पूछता, खरीदने वाला जो होता है बोलता है दोनों पैर खींच लिए तो वो तोता बोलता है गधे में गिर जाऊंगा ना। तो दोनों पैर खींचोगे तो मैं गिर जाऊंगा साले, ऐसा वो ग्राहक को बोलता है तोता। तो ये सब मीडिया वाले हैं, उनको वो तोता बन के रखे हैं, अमित शाह। इनको पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है, क्या नहीं। अब देखो, ये जो एक एक करके 3 लोगों को रिजाइन किया था राज्यसभा का, हाँ। हाँ, तो पहले पार्टी से तो बाहर निकाल लिया। अब तो तृणमूल के 3 लिए नहीं है ना, वो पहले थे तृणमूल में, आज तो तृणमूल में नहीं है, उनको लाया है। और उनको सीधी बात है कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो उपचुनाव हमेशा अलग अलग माना जाता है। तो अलग अलग तीनों को माना जाता वापस लाए, तो डायरेक्टली एंट्री देने के बजाय घुमा फिरा कर वही लाए। तो इन्होंने, बार बार आपको याद होगा बरखा दत्त, राजदीप क्या बोलते थे, गुजरात आरएसएस की हिंदुत्व की लैब है। वो हिंदुत्व की लैब नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन, प्रशासन, उसकी लैब थी कि कहां कहां फंसने की जगह होती है और कहां कहां निकलने की जगह होती है। उसका पूरा 12 साल स्टडी करके दिल्ली आए। और ये यहाँ एक से एक जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट बैठे हैं, उनके बाप बन बैठे। इनको कुछ पता नहीं चलता इनका गेम कहां से कहां चल रहा है। अब देखो, एक मैं मानता हूं, ये ऐसे सब झंझट में इनको लपेट कर रखेंगे, क्योंकि जैसे बंगाल के मामले में एसआईआर, चुनाव आयोग, वो कोई ज्ञानेश कुमार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसमें उलझा के रखा था और ग्राउंड वर्क पर बीजेपी ढंग से काम कर रही थी। मैं मानता हूं कि उसी तरीके से अब पंजाब जीतना है, और पंजाब जीतना है
तो ये जो हमारे खिलाफ जो भी कोई है, जर्नलिस्ट है, एनालिस्ट है, या पॉलिटिकल पार्टियां है, मीडिया है, सबको कहीं ना कहीं उलझा के रखो, तब तक पंजाब की बिसात पेश करो, फैला के रखो। तो चुनाव बीजेपी के लिए पंजाब और उत्तर प्रदेश का काम जोर शोर से चल रहा है, तो उधर किसका ध्यान नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये सब मामले चलेंगे, कुछ देर तक चलेंगे। जी। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि का ये जो सारा प्रकरण हुआ, और उसके साथ में अखिलेश को जो है वो अभी मुक्तेश्वरानंद की शरण में चले गए। अब उन्होंने सनातन स्वीकार कर लिया है, और वो कह रहे हैं कि साहब के भाजपा जो है वाले, सारे भाजपा वाले राम घातक हैं। ये राम का नाम कैसे आने लगा अखिलेश जी के मुंह पे, जबकि योगी जी उनसे कह रहे हैं कि भाई यदि आप सनातन के इतने प्रेमी हो तो थोड़ा कृष्ण जन्मभूमि का कुछ काम करके बताओ। वो तो आने, हाँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना, वो ट्रैप है। देखो, कौन से मंदिर में, कौन से ट्रस्ट में फ्रॉड नहीं होता? वो मस्जिद का ट्रस्ट हो, चर्च का ट्रस्ट हो, या मंदिर का ट्रस्ट हो, हर जगह कुछ ना कुछ ढपला होता है। जहां इंसान है वहां ढपला होगा। ये जो समझता है उसको हिंदू मानस बोलते हैं। अब तिरुपति में लोग जाकर बाल दान करते, वो काटे हुए बाल का नीलाम होता है। बहुत सारे मंदिर है जिस मंदिर में नारियल चढ़ाए चढ़ाए जाते हैं, और नारियल की नीलाम होती है। तो ये बातें होती रहती है। हमारे लालबाग में सबसे बड़ा गणपति होता है, लालबाग का राजा जिसको बोलते हैं, वहां भी बहुत सारी गड़बड़ियां होती रहती है। उसमें कोई बात बड़ी नहीं है, छोटी मोटी बातें होगी, क्योंकि हम इंसान है, और इंसान में लालच नाम की चीज होती है। तो इसके लिए ये लोग इतना अचानक से ये सब हिंदू बोल हो गए, राम भक्त हो गए। अरे गधो, 2-3 एक 1.5 महीने के बाद ज्ञान व्यापी का वर्डिक्ट आने वाला है, उसके बाद क्या करोगे? सपोर्ट करोगे उसको? फिर बोलोगे बीजेपी वाले को, अरे तू तो वो चंदा चोरी के बारे में बोल रहा था, तब तो तू बड़ा हिंदू भक्त हो गया था, राम भक्त हो गया था, अब कैसे मुस्लिम भक्त हो गया? अब अचानक तुम्हारे दिल में मदीना और मन में काबा कहां से आ गया? इसका जवाब दे सकते हैं अखिलेश? तो इसलिए वो ट्रैप है। अभी चंदा चोरी का मामला 1-2 महीने चलेगा, 2-4 लोग अंदर पड़े हैं, 8 लोग और लोगों की सजा होगी, सुनवाई शुरू होगी, मामला ठंडा। और उसके बाद जब एक्चुअली यूपी का चुनाव है, उसमें बीजेपी ये ज्ञानवापी और ये मामले उठाकर लेकर आएगी मथुरा के, तब राम भक्ति का क्या होगा अखिलेश के? उसको मथुरा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं उसको ट्रैप बोलता हूं। ये समझ नहीं पा रहे किस ढंग से गेम खेला जाता है। और दूसरी बात, दान चोरी का मामला हिंदुओं के लिए इतना बड़ा नहीं होता। हिंदू जनमानस में जब हम दान करते हैं तो दान हो गया, उसके बाद वो वापस नहीं लिया जाता। अभी अभी 2 साल पहले की बात है, हमारा एक साथी यंग था, अश्विन अघोर, वो भी यूट्यूबर था, मेरे साथ था। अचानक उसके लीवर का प्रॉब्लम हो गया और उसको एडमिट करना पड़ा। तो हमारे प्रभाकर सूर्यवंशी और सुशील कुलकर्णी ने उसमें आह्वान किया था कि भाई तो इसकी फैमिली प्रॉब्लम में मदद करो। 24 घंटों में 28 लाख ऑनलाइन पैसा आया, 28 लाख रुपए, और ये 3 दिन में चल बसा। तो अब इतने पैसे का करेंगे क्या? जब 13-14वें दिन हम उसके फैमिली को मिलने गए थे, तो उसकी पत्नी बोली राधिका मुझे कि भाऊ ये पैसे का करेंगे क्या, इसका तो इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो मैंने प्रभाकर को और सुशील को बोला कि भाई तुम फेसबुक पर डाल दो कि भाई इतने पैसे आए, उसके लिए थैंक यू, लेकिन वो पैसा हमारे काम का नहीं, क्योंकि अब तो अश्विन चल बसा है। तो 5 मिनट में 100 से ज्यादा मैसेज आए कि हमने दान किया है, और जो दान दिया है वो वापस नहीं लिया जाता। उसके फैमिली के लिए रखो, उसके बच्चे वगैरह हो गए, उनके परवरिश के लिए लिखो, लेकिन दान हम वापस नहीं लेंगे। ये हिंदू जनमानस है। ये मैं जी जी, किसी और बिल्कुल सही किताब बात। की कहानी नहीं बता रहा हूं,
मैं अपने 2 साल पहले हुई घटना की आपको उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल। तो ये जो चिल्ला रहे हैं ना, इनको दान का शब्द ही मालूम नहीं है। नेत्रदान होता है, नेत्रदान करने वाला पूछता है कि मेरी आंखें कहां जाने वाली है, किसको लगाने वाले हो। रक्तदान करता है, क्या वो पूछता है कि मेरा खून किसको देने वाले हो। तो दान का मतलब पहले समझो। जितने लोग यहाँ के हो या वहां के चिल्ला रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि दान क्या होता है। दान और डोनेशन में फर्क होता है। दान और डोनेशन में फर्क होता है। आप दान करते हो तो उसमें आप कुछ देना चाहते हो, इसलिए देते हो। और डोनेशन का मतलब फॉर सर्टन पर्पस, किसी हेतु से आप दान करते हो कि मेरे बाप दादा का नाम बनाओ, लगाओ, या यहाँ कुआं खोदो, उसके लिए मैं डोनेशन देता हूं। लेकिन दान का मतलब मुझे देना है। कहां जाता है, क्यों जाता है, मुझे पता नहीं, जरूरत भी नहीं। मैं मैं देना चाहता हूं इसलिए कि मेरा कर्तव्य है। इस भावना से जो दिया जाता है उसमें चोरी बिरी का मामला नहीं होता। यह हजारों साल से होते आया है। इससे दान देने वाले ना रोए हैं ना रोएंगे। हाँ, जिनको इसका एक बवाल खड़ा करने, उनके लिए वो कारण बन सकता है। लेकिन आम हिंदू की तरफ देखो, उसकी सोच देखो, तो आपको पता चलेगा इसका वोटिंग पर, चुनाव पर कुछ भी परिणाम नहीं होगा। मैं वोटिंग का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि योगी जी तो, बल्कि जितना वो बोल रहे हैं उतना ही ज्यादा योगी जी उनको और एक्सपोज करते जा रहे हैं। लेकिन ये जो चंपत राय का जो सारा कार्यक्रम हुआ है, तो अब ये पता चल रहा है कि आज कर्नाटका में वीएचपी और आरएसएस के सारे बड़े अधिकारी जो है वो मिल रहे हैं, और उनकी चिंता इस बात की है कि उन्होंने चंपत राय को आरंभ में ही कह दिया था कि आप जो है लगाव मत रखो, अभी इसको छोड़ दो। उसके बाद भी चंपत राय ने पद नहीं छोड़ा जब तक कि एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आ गई। तो अब वो ये देख रहे हैं कि साहब कि हमारा स्वयं सेवक ने हमारी बात नहीं मानी, ऐसा कैसे हुआ। नहीं, वो उनका अंतर्गत मामला है, वो करेंगे ना, वो इंटरनल मामला है। देखो, वो उनकी तरीके से 100 साल से अगर एक संगठन चलते आया है तो उनका अलग अपना मैकेनिज्म है। कंटिन्यू द कोर्स और चेंज द कोर्स, ये इनकी अपनी सब तैयारियां होती है, उनके तरीके होते हैं, उस शैली से वो जाएंगे। और आरएसएस या वीएचपी का जो मामला है, उसका बीजेपी के चुनाव से ज्यादा रिलेशन नहीं होता। वो अपनी इमेज के लिए लड़ेंगे, बीजेपी सत्ता के लिए लड़ेगी। ये अलग अलग मामले हैं, वो उसको मिक्सअप करना गलत होगा। तो इसलिए मैं मानता हूं कि बीजेपी को चिंता है कि इसका चुनाव पर क्या परिणाम होगा, वीएसपी को उसकी चिंता नहीं। वीएसपी के विश्व हिंदू परिषद के लिए उनका जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है, क्या उसको धक्का लगेगा, उसकी चिंता उनको। क्योंकि जो अभी अयोध्या में हुआ है वो वीएचपी वालों का ट्रस्ट है, और ज्ञान व्यापी या मथुरा में होगा वो भी उनके ही लीडरशिप में बनने वाला ट्रस्ट होगा। तो उनका एजेंडा अलग है, बीजेपी का एजेंडा अलग है, उनके टारगेट्स अलग होते हैं। तो अगर हम मिक्सअप करेंगे तो इसकी टांग उसका हाथ लगाकर बॉडी नहीं बनेगी, वो अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो वो अपने तरीके से बीजेपी आरएसएस हैंडल करेगी, वीएचपी हैंडल करेगी। अब आपके महाराष्ट्र में भी यूसीसी लाने जा रहे हैं। यूसीसी के लिए भी रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में समिति बना दी है देवेंद्र जी ने। तो अब इतने सारे राज्यों में यूसीसी लग जाएगा, तो फिर हमारे ओवैसी जी का क्या होगा। ओवैसी जी अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे, 2-3 दिन पहले, कि अमित शाह को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करो, वो कच्चा काम नहीं करता और वो एनआरसी ला के रहेगा। तो ये अब एनआरसी का इतना डर क्यों बैठाला जा रहा है मुसलमानों में। वैसे भी एनआरसी का कानून तो मनमोहन सिंह जी ने लागू कराया था। नहीं नहीं, वो तो देखो क्या होता है कि आप सामने जब खड़े हो जाते हो तो आपको लड़ना तो पड़ेगा ना। ओवैसी क्या करेगा, अकेला ओवैसी तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन ओवैसी को एक बात मालूम है, जब दंगा होता है, आपने दंगे कितने देखे मुझे पता नहीं, आप तो अफसर थे। मैंने दंगे के बीच में जाकर दंगा देखा है, जहां वायलेंस होता है। और आज की बात नहीं है,
मेरी बच्ची सिर्फ 1 साल की भी नहीं थी। ऐसे समय पे भी मैं उसको संभालने के लिए घर में बैठा था और दंगा शुरू हो गया। पुलिस का जो हमारे यहाँ मुंबई में बाबा साहब भोसले के समय पुलिस ने स्ट्राइक कर दिया था और आर्मी बुलानी पड़ी थी। तो मैं कम से कम 12 किलोमीटर बच्ची को लेकर घुमा उस दंगे में। तो कहने का मतलब है हर दंगा मैंने देखा है नजदीक। तो दंगा जब होता है ना तो एक बात होती है, कोई वहां अपराधी नहीं होता, लेकिन जब हो रहा है तो उसका मुझे भी कुछ फायदा मिलता है तो उठाऊंगा। मुझे एक बात याद है कि मैं बिल्कुल कॉलेज में था और दादर स्टेशन में पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो वो जो स्टॉल होते हैं स्टेशन पर, उसमें से किसी ने लूटा था और एक सिगरेट का पैकेट गिरा था, तो मैंने भी उठाकर जेब में डाला था। अच्छा। तो ये ह्यूमन माइंडसेट होता है कि जो कुछ हो रहा है उसमें मुझे कुछ मिलता है कि नहीं, मैं देखता हूं। तो ओवैसी की हालत वो है। बाकी की पार्टियां बर्बाद हो, सेक्युलरिज्म बर्बाद हो, उससे उसको मतलब नहीं है। इस दंगे फसाद से मुझे क्या मिलने वाला है, इस लाइन पर ओवैसी सोचता है। और इससे ये सेक्युलरिज्म के नाम पर मुस्लिमों के वोट जो है वो लेने वाले हैं, वो अगर मरते हैं तो उसका फायदा तो मुझे मिलेगा ना। गिद्ध जो होता है उसकी कौन मरता है उस पर नजर होती है। तो ओवैसी भले नाम अमित शाह का लेता हो, लेकिन उसकी नजर मरने पर तुले हुए कांग्रेस और सेक्युलर पार्टियों पर है, ये ध्यान रखो। और यूसीसी एनआरसी तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी ठंडा करके पीने वाला मामला होता है, वो आराम से जाते हैं। अब 10-12 राज्यों में हो गया तो बोलेंगे सेंटर में ही डायरेक्टली ऑपरेट करते, कौन सी बड़ी बात है। और वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन राहुल गांधी रोज दिखाते, उसी के प्रियम्बल में है यूसीसी, तो हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको लगता है कि इस बार ये डिलिमिटेशन में ये सारा का सारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज होनी है और बढ़नी है वो सब हो जाएगा मानसून से? बिल्कुल हो जाएगा। अगर तैयारी नहीं है तो वो इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। एक बात आपको समझाता हूं कि इतनी तैयारी नहीं थी, फिर भी 13 अप्रैल को वही बिल लाया गया और गिरने दिया गया, फिर राज्यसभा में भेजा तक नहीं। तो 13 तारीख को क्यों लाया था? उनको दिखाना था कि ममता एंटी महिला है। देखो एक बात समझो आप कि केरला आसाम का चुनाव हो गया था, पांडिचेरी का बचा था, तमिलनाडु और बंगाल जो 23 और 29 अप्रैल को था। ये बीच में 2 दिन के लिए पार्लियामेंट बुलाए और 13 अप्रैल को वो बिल लाया गया। तो वो गिराने के लिए ही लाया था। वो पास होने की उम्मीद ना उनको थी ना मुझे थी। हाँ, लेकिन वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। अब पॉलिटिकली नहीं लेंगे, अब पूरा हिसाब करेंगे। और मुझे लगता है कोई हिसाब हो गया, इसलिए अचानक से तोड़ना गिराना बंद हो गया। हाथ जोड़कर अच्छा। बैठे, भाई हमारी पार्टी मत तोड़ो, तुमको चाहिए बिल पास करके देते हैं ना। जिसको ममता की राज में कटमनी बोलते थे, ये कटमनी से बिल पास हो जाएगा। मतलब अखिलेश जी जो है वो शरणागत हो गए। नहीं नहीं, वो अभी दोनों फ्रॉड ही है ना। वो अभिमुक्तेश्वर कौन है, उसका भी कोर्ट में चल रहा है कुछ। और ये तो ये उसके पैरों में बैठे, वो इसके पैरों में बैठे, उससे योगी बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अपने तरीके से चल रहा है, उसका ध्यान अगले चुनाव पर है। और और एक बात मैंने सुनी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी एक समाजवादी पार्टी के एमपी ने अखिलेश को समझा दिया, देखो ये बिल गिर गया था और ममता गिर गई। अगर महिला तो इसको विरोध करोगे तो आज ही चुनाव लड़ना कहीं रोक ही दो, लड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए अखिलेश की भाषा पिछले 2-3 दिनों में अचानक से बदली है। हम कब महिला विरोधी थे?
एक महिला संगठनों का उन्होंने सम्मेलन किया या डिम्पल यादव के नेतृत्व में कुछ किया है ना अभी अभी, उसमें जो उसकी भाषा है अखिलेश की, वो देखो आपको पता चलेगा। और उसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैंने आपको बोला ना कि एफडीआई के बारे में मुलायम ने भाषण तो विरोधी किया था, लेकिन सपोर्ट में तो खड़े रह गए थे मतदान के टाइम। तो अखिलेश भी करेगा, बाप का ही तो बेटा है। और ये भी बता दें जाए साहब, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसका क्या भविष्य है? मैंने एक मराठी में वीडियो बनाया, आज रात को या कल डालूंगा। ये अन्ना हजारे वांगचुक से भी होशियार थे, चालाक थे। हाँ, वो बेचारा उधर बैठकर माइक पर बोल रहा है, अरे यार सपोर्ट के लिए एक दिन तो हड़ताल भूखे रहो। वो वांगचुक बोल रहा है। इतनी तो बुरी हालत अन्ना हजारे की नहीं थी ना। और ये इसके ही सामने बैठकर वो बोल रहा है कि कितना ठूस ठूस कर खा रहे हो। यानी उसके पेट में इतनी भूख की आग है कि उसको भी समोसा खाना है, उसको भी बिरयानी वगैरह खानी है। तो उससे ही पता चलता है 4 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा। देखो एक एक बात आपको बता दो, हमारे मराठी में एक बढ़िया कहानी थी, मैंने बचपन में स्कूल में पढ़ी थी। अच्छा कहानी थी कि शराब बंदी हो जाती है ना, नशा बंदी देश में, तो उस समय डेमोक्रेसी नई नई थी। उस वक्त ये सरकास्टिक लिखने वाले थे, उन्होंने लिखा था कि एक गांव में ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित किया कि कोई भी गांव में शराब नहीं पिएगा, और कोई शराब पीकर आया तो उसकी गधे पर से उसकी ये निकाली जाएगी, बारात। तो अब सब पीने वाले भी है, गांव की चौराहे पर बैठकर देख रहे, चर्चा कर रहे, हर एक की ये भी सूखा, गला सूखा है। अचानक से अंधेरा होते होते एक इंसान गांव की सीमा से अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और लोग खुश हो जाते हैं, साला एक तो मिल गया पीने वाला, चलो इसकी अभी बारात निकालेंगे। तो तैयारियां होने लगी, और हर यानी उसको जूतों की माला पहनाई, गधा ढूंढ कर लाया, ये सब कुछ हो गया। और पूरे रात उसकी बारात निकाली गई। और हर कोई बोला अरे हमारे मोहल्ले में नहीं आया, नहीं नहीं इधर भी आना चाहिए। तो पूरा गांव रात भर जागता रहा, ढोल नगाड़े बजते रहे। अब पूरे रात सुबह सुबह 4-5 बजे वो मामला खत्म हो गया। घर में जाकर सब सो गए, देर को दोपहर को उठ गए, खाना खाकर फिर से सो गए। फिर शाम हो गई तो उठकर चौराहे पर आकर खड़े हो गए, क्या रात को कितना मजा आया वगैरह वगैरह चर्चा कर रहे हैं। और इतने में अंधेरा होते होते वही इंसान फिर गांव में आ गया। उसको देखकर बोले तू फिर से पीकर आ गया? हाँ हाँ बोला पीकर आया हो। तुम क्या कर रहे हो? चलो 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 बारात निकालनी है। गधा किधर है? वो पीने वाला। और हर एक वहां से चौराहा छोड़कर भाग रहा है अपने घर में। तो कॉकरोच की हालत क्या होगी? आप कॉकरोच की बात पूछ रहे हो ना मुझे, वो गधे पर बैठ के जो बारात होती है ना, वो होने वाला है। शाहीन बाग का क्या हो गया? किसान आंदोलन का क्या हो गया? तो एक किसान बात होती आंदोलन है, में तो सरकार पीछे हटी। नहीं नहीं सरकार पीछे हटी नहीं है। सरकार ने कानून उसका इम्प्लीमेंटेशन रोका है, और उसका अलग कारण है, मैं पर्सनली आपको बोल दूंगा। उसका अलग कारण है, आंदोलन से नहीं। लेकिन शाहीन बाग तो बुलडोजर लगा के उठा दिया था। अब इनको शहीद नहीं करना है ना, इनको शहीद नहीं करना है। अब पुलिस ये भी तो अपने आप ही शहीद हुए जा रहे हैं। नहीं, हाँ, पुलिस अब इंतजार कर रही है, सरकार इंतजार कर रही है कि वांगचुक या डिप के रिक्वेस्ट करे कि भाई इसको अस्पताल लेके जाओ। वो उसको उठाएंगे भी नहीं, पुलिस उसको उठाएगी भी नहीं। तो एक बात होती है, चलने दो, वही बात नहीं। ऐसे देखो, ये इन लोगों ने मजाक बनाया, इतना गांधी जी का मजाक दूसरा किसी ने किया नहीं था।
इसको अगर आंदोलन और इसको अगर सत्याग्रह बोलेंगे तो गांधी को पागल बोलना पड़ेगा। ये ठूस ठूस कर खा रहे हैं। हाँ, हाँ, और वो उसमें भी एक बेचारा बच्ची जो का है वो कोई भरपेट भूख हड़ताल क्यों नहीं होगा, हो सकता है बोलती हो, 14-15 साल की बच्ची है। अब ये सब इनके प्रवक्ता बने, और आहिस्ता आहिस्ता जो सेक्युलर प्रवक्ता सब है पार्टियों के या जर्नलिस्ट, वो भी इनको गाली देने लगे, क्योंकि उनको पता चला कि इसने सबसे बड़ी गलती ये कर दी है कि इसने आंदोलन की मर्डर कर दी। कॉकरोच, जंतर मंतर का जो कॉकरोच मामला है, उसने आंदोलन पे बचा कुचा विश्वास जो लोगों का था वो भी उड़ा दिया। इसके बाद ऐसे लोगों पर लोग भरोसा नहीं करेंगे। हाँ वो ठीक है, 2 करोड़ क्या 5 करोड़ वर्चुअली मेंबर हो सकते हैं, जमीन पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि केजरीवाल से फ्रस्ट्रेशन जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जैसे लालू के जंगल राज से आज भी बिहार के लोगों के मन से डर नहीं गया है, वैसे ही केजरीवाल के पाखंड से जो लोग सयाने हुए वो इनके आंदोलन में नहीं आएंगे। वही डफली गैंग, एलबीटी क्या बोलते हैं वो लोग, वो आने दो। तृतीय पंथी, चतुर्पंथी, पंचमपंथी सब इकट्ठा हो जाएंगे और थक जाएंगे, हट जाएंगे। और वो जो मैंने बोला ढिंड करके, हमारे उसको गधे पर से बारात निकालते उसको ढिंड बोलते। अब इनकी वही अनकोर है, चुप क्यों बैठे हो, चलो काम में लग जाओ, चलो 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 काम में लगो। कहाँ है ढोल नगाड़े, कहाँ है गधा? मुझे पूरे गांव घूमना है गड्ढे पर बैठकर, चलो काम में लग जाओ। तो उसको देखकर ही भागने लगते हैं लोग। बिल्कुल वही इनका होगा, थोड़ा इंतजार करो। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, भाव को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।